थैंक यू मुसाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो वापस से एस्पायर की जानिब से आप सब अजीज़ सामीन का खैर मकदम है। एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी मुझ पे इस वक्त है कि जो रोल मॉडल्स है वो रोल मॉडल्स क्यों है। दरअसल मुझे ये बताना है कि जो रोल मॉडल्स का इंतखाब हमने किया है वो रोल मॉडल्स क्यों है और उनका इंट्रोडक्शन देना है मुझे। ओके, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास आज हम 6 फील्ड्स और 6 रोल मॉडल्स का हमने इंतखाब किया है। सो सबसे पहला नाम, और मैं पहला नाम या उसी से करूं जो ऑल इंडिया रैंक जिनका 1 है, हमारे बीच आज मौजूद है शादाब हुसैन साहब, जिन्होंने सीए 2018 में ही हैज स्टूड ऑल इंडिया रैंक 1। शादाब हुसैन। शादाब के बारे में कुछ चीज़ें, उसकी जो जर्नी जो चालू हुई थी, जो वर्नाकुलर मीडियम की जो बात आई है मुसब के तरफ से, राजस्थान से उनका ताल्लुक़ है। हिंदी मीडियम से उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद सीए इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 24। उन्होंने कहा कि दैट वाजंट इनफ। सीए फाइनल में जहाँ पास होना इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं दावत दूंगा शादाब हुसैन को। शादाब। दूसरे रोल मॉडल हमारे, हमने मेडिकल फील्ड की बात की, तो आइए मेडिकल फील्ड की तरफ जाते हैं। नाम है हमारे साथ फातिमा सैयद, करंटली स्टडिंग एट KEMS कॉलेज। ऑल इंडिया रैंक उनका जो स्कोर जो था नीट में 700 आउट ऑफ 720। ऑल इंडिया रैंक नंबर 63, अगेन फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर जैसे हम कहते हैं जीनियसेस आर बॉर्न, राइट। अगर आप SSC और HSC के उनके परसेंटेजेस देखें, ऑल थ्रू शी हैज़ बीन, एक इसमें 90+ है और HSC में भी उनका स्कोर 98 के ऊपर रहा है। विद ग्रेट प्लेजर तालियों की आवाज़ के बीच में स्वागत कीजिए फातिमा का। हमने बात की कुछ मुख्तलिफ और कुछ अनकन्वेंशनल फील्ड्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो बहुत लोग चुनते हैं। हमारे बीच आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने PhD किया है ह्यूमैनिटीज़ में, पॉलिटिकल साइंस में, फ्रॉम द बेस्ट दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारे बीच आज मौजूद है डॉक्टर खान यासिर, फ्रॉम अपनी बहुत ही करीब शहर से, मुमरा से। डॉक्टर खान यासिर। वेलकम डॉक्टर यासिर। डॉक्टर यासिर के बारे में कुछ चीज़ें, मतलब ही इज़ अ वेरी रिनाउंड ऑथर, राइटर। उनके नाम से खुद बुक्स है, बहुत ऑफन लिखते हैं, इंग्लिश, उर्दू, कॉलमनिस्ट है। ही वॉज एन एडिटर ऑफ अ नेशनल मैगजीन दैट इज़ कंपेनियन।
He has been an academic director with an Indian Institute of Islamic Research. अभी भी वो विजिटिंग फैकल्टी है. तो बड़ी मुसर्रत के साथ डॉक्टर यासिर हमारे बीच में. शुक्रिया. जो 3 नाम हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, अगर आप देखें तो शादाब का ताल्लुक़ राजस्थान से है, फिर फातिमा जो नज़दीक शाहपुर से है, और यासिर मुमरा से है. हमने कहा क्या कल्याण में हमारे पास कोई केसेस क्यों ना हो, या कल्याण में कुछ केसेस है या नहीं. तो जो अगले 3 नाम जो है वो हमारे अपने शहर कल्याण से. सो पहला नाम और पहली जो फील्ड जो हमने चुनी है वो है मैनेजमेंट या MBA की फील्ड. हम जब भी MBA की बात करते हैं तो जो पहले नाम जो इंस्टीट्यूट्स के जो नाम हमारे सामने जो आते हैं वो है IIMs के नाम आते हैं. IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर. अगर लोगों को पता नहीं है तो इंडिया के टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स हैं. तो हमारे पास आज एक शख्स मौजूद है, उनका ताल्लुक़ कल्याण से, हमारे बीच गोविंदवाड़ी में रहते हैं. शायद ही हम लोगों को पता हो. ही इज़ कम्प्लीटेड हिज MBA फ्रॉम IIM बैंगलोर. IIM बैंगलोर से किया है रिजवान अली. रिजवान को दावत दूंगा मैं. रिजवान, प्लीज़ ऑनर अस ऑन द स्टेज. थैंक यू, वेलकम. रिजवान के परसेंटाइल जो थे, कैट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 99.4 उनके परसेंटाइल थे. एंड अदर देन IIM भी उन्होंने और 10 और इंस्टीट्यूट्स जो थे टॉप इंस्टीट्यूट्स, ही हैड ट्रैक्ड दोज एज वेल, बट ही चोज फॉर द बेस्ट. करंटली ही इज़ विद Accenture Strategy as a management consultant. Welcome, Rizwan. जो अगला जो रोल मॉडल है, इस रोल मॉडल को हम सब बखूबी पहचानते हैं. हमारे बीच, हमारे मोहल्ले में हमने ये शख्स को देखा है, बट ये नहीं जानते कि वो क्या करता है. और बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज उनके मेंटर हमारे सामने, और कलीम सर जो मेरे भी मेंटर हैं, उनके सामने ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है. मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने अक़दस तातली साहब की. अक़दस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये होगा कि अक़दस ने अपनी MBA कंप्लीट किया रिजवी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, जिसके कलीम सर डायरेक्टर रहे. उसके बाद ही वेंट ऑन टू परस्यू अ मास्टर्स फ्रॉम लंदन इन आर्ट्स. उसके बाद सो ही परस्यूड, मतलब उन्होंने जॉब की. उसके बाद ही सेड दैट ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस ऑफ डेयरी. सो ही सेड दैट व्हाई नॉट लुक एट समथिंग, मतलब डेयरी बिजनेस तो हम लोग यहाँ सालों से चल रहा है, बट द आइडिया वाज टू लुक एट डूइंग समथिंग एल्स एंड टू एक्सपांड. सो आज अक़दस भाई को जो कैटेगरी में जो अवार्ड कर रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर वेंचर के लिए. ही इज़ द ओनर एंड द फाउंडर ऑफ द बफेलो चीज़ कंपनी, क्रीमरी, जिन्होंने ये किया. And for that he has gone to Italy and he has done his training to get a hands on, कि वो पूरा प्रोसेस समझे और ये जाने. सो खुशी और मुसर्रत के साथ अक़दस भाई को इनवाइट कर रहे हैं हम. जो हमारा आखिरी जो नाम है वो बहुत ही स्पेशल नाम है, और इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता, बट इंशाल्लाह आज के बाद पूरे कल्याण को इस नाम के बारे में पता चलेगा और पता चलना चाहिए. हमारे बीच एक जो नेक्स्ट जो रोल मॉडल है, शी इज़
you know, a patient of Down syndrome. डाउन सिंड्रोम आपको पता हो, इट्स अ कंडीशन राइट, जिसके अंदर आपके माइलस्टोन्स, आपके नॉर्मल माइलस्टोन्स भी डिलेड होते हैं, आप बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते. तो वो शी हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड राइट, शी हैज़ बीन अ स्पेशल चाइल्ड, बट शी ऑलवेज हैड अ फाउंडनेस और अ लाइकलीनेस फॉर वाटर. तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें जस्ट ये करने के लिए एक्टिविटी के हिसाब से, द जर्नी स्टार्टेड ऑफ इन 2015 राइट, बैक इन 2015, जहाँ उनको स्विमिंग क्लासेस में दे गॉट हर एडमिटेड एंड पोस्ट दैट यू नो. सो वो बढ़ते बढ़ते उनकी स्विमिंग की पैशन बढ़ते बढ़ते she participated in a lot of open sea competitions. Gateway से she's you know swam a lot of normal aquatics में para swimming जो बोलते हैं. But the highlight for her came this year. The brilliant student that I'm talking about, उनका नाम है सानिया शेख. She is a gold medalist, a national gold medalist in the para swimming, 200-meter freestyles. जैसे मैंने कहा, आइडिया वही है कि अब तक अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते थे, पर इंशाल्लाह पूरा कल्याण इसके बाद सानिया का नाम जानेगा और जानना भी चाहिए. ये था एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन सारे हमारे पैनल्स का. नेक्स्ट जो सेशन है ये है कि बिरादर मुसब विल हैव अ पैनल डिस्कशन एंड आपसे बहुत सारे मैं एस्पायरिंग स्टूडेंट्स देख रहा हूँ जो मौजूद है हमारे स्कूल से, उनके पेरेंट्स के साथ. हो सकता है कि ये फील्ड में से आपका एस्पिरेशन भी इन फील्ड्स में से हो. सो ओवर टू यू मुसब. थैंक यू. बहुत ही खुशी का मौका है कि ये कहना चाहिए कि एक सितारों की झरमट है जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेहमानान हैं हम उनसे जानने की कोशिश करें. मैं ख्याल से इसी तरतीब में शुरू करते हैं. शादाब भाई मुझसे करीब तर बैठे हैं. शादाब भाई, थोड़ा सा अगर आप आपकी अर्ली जर्नी के बारे में बता सकें, खाली आपके जो चाइल्डहुड था उसके बारे में आप बता सकें कि किस तरीके का आपकी अर्ली लाइफ थी और किस तरीके से फिर आपने जो है जो करियर चूज किया, कैसे वो आपका सफर आगे बढ़ा मुख्तसरन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी, तो मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और राजस्थान में हमारी फैमिली है. वी आर मेरी 4 सिस्टर्स है, 3 मुझसे बड़ी हैं. दे ऑल आर ग्रेजुएटेड एंड दे आर मैरिड. एक मेरी छोटी सिस्टर है, शी इज परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन कॉमर्स. वी आर फैमिली फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल, जैसे कि सब लोग होते हैं, हम्बल बैकग्राउंड. मेरे फादर टेलर हैं, मदर हाउसवाइफ है. सो बेसिकली मेरे फादर ने इंश्योर किया कि सभी लोग बेसिकली ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, एक एजुकेशन प्रॉपर मिले. तो बाकी सिस्टर्स मेरी ग्रेजुएट्स हैं और मुझे जब मैं 8th या 8th क्लास में था तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर मैंने अर्न किया. बिकॉज मैं ज़्यादा पढ़ाई में तो कुछ था नहीं स्टार्टिंग में, बट एक होता है कि एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में. तो एक टर्निंग पॉइंट सॉर्ट ऑफ था कि बिना कुछ ज़्यादा पढ़े, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए अराउंड 90+ मुझे स्कोर हुआ. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने पढ़ा लिखा नहीं, कुछ किया नहीं है, तो इतना स्कोर कर सकता हूँ. तो वाई नॉट वी शुड पुट एफर्ट्स, कुछ मेहनत करके कुछ पा सकते हैं. तो उस पॉइंट से आई स्टार्टेड हार्ड वर्किंग. अराउंड 10th में फिर और ज़्यादा मेहनत की, डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंक मिला. 12th में फिर और ज़्यादा मेहनत की, फिर से रैंक मिला. तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन फाइनली हर बार ये कोशिश होती थी कि मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंक मिला, तब कोशिश करता था कि स्टेट लेवल रैंक मिले, पर वो छूट जाता था. देन फिर कोशिश करता था कि स्टेट से इंडिया लेवल रैंक मिले, वो भी छूट जाता था. एट दी एंड कोशिश करते 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 फाइनली ये फाइनल लेवल पे मुझे वो कामयाबी हासिल हुई. जी, जज़ाकल्लाह. और मेरे ख्याल से एक जो हाईलाइट जो आपके उसामा भाई ने बताया कि राजस्थान स्टेट बोर्ड से आपकी तालीम हुई है और उसके साथ साथ में हिंदी मीडियम से हुई है, तो मेरा ख्याल आसान नहीं रहा होगा ये चीज़, ख़ासतौर से इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और उसमें लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज के मीडियम में ये करना. तो कैसे आपने वो चीज़ को फेस किया? एक्चुअली स्कूलिंग पूरा हिंदी मीडियम से हुआ था और
इवन 12th तक इस हिंदी मीडियम था, इवन ग्रेजुएशन मेरा हिंदी मीडियम था। देन उसके बाद सीए फाइनल लेवल पे आके मैंने अपना मीडियम चेंज किया टू इंग्लिश। तो सीए एग्जाम में 3 लेवल होता है। एक सीए फाउंडेशन होता है जिसमें आपका बेसिक अरिथमेटिक, आपका बेसिक इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इसका आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देन उसके बाद सीए इंटर होता है, उसमें आपका सीए करिकुलम से रिलेटेड जैसे टैक्सेशन, लॉ, इसका नॉलेज देते हैं। देन फाइनल होता है, इसमें एडवांस आपको एक्सपर्ट नॉलेज देते हैं। तो सीए इंटर तक मेरा हिंदी मीडियम लैंग्वेज था। देन उसके बाद मैंने लैंग्वेज चेंज किया इंग्लिश मीडियम में। देन फाइनली सीए फाइनल एग्जाम्स इंग्लिश मीडियम में क्रैक किया विद दिस रैंक। सो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं या जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश के साथ जल्दी कोप अप नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक तो कॉन्फिडेंस लो होता है जब भी हमें इंग्लिश में बात करना होता है या इंग्लिश लिखना होता है, पढ़ना होता है, तब भी, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से हिंदी या उर्दू ही पढ़ा होता है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश में हो। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो होती है। इसके अलावा मैं क्या करता था, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ पढ़ता था फाइनल लेवल पे, ताकि मुझे प्रॉब्लम क्या थी कि वोकैब्युलरी थोड़ी कमजोर थी उस लेवल पे। तो वो चीज एक आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू आता है तो। जी जज़ाकल्लाह। और इनफैक्ट हम इस वक्त जहां मौजूद है नेशनल उर्दू हाई स्कूल कल्याण का जो है, ये कहना चाहिए कि एक काफ़ी पुराना इदारा है और उर्दू मीडियम का इदारा है, और ये कहना चाहिए ख़ुद मेरा ताल्लुक भी जो है इसी स्कूल से रहा है। तो हमारे बीच में जो है यासर भाई मौजूद है, आपका ताल्लुक भी उर्दू मीडियम स्कूल से रहा है। आप मुमरा की अब्दुल्ला पटेल उर्दू हाई स्कूल से आपकी स्कूली तालीम हुई है, और फिर आप जो है दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। तो आपके लिए तो शहर भी बदला, और ये कहना चाहिए कि लैंग्वेज भी एक नई थी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए? किस तरीके से आपने ओवरकम किया इस चीज़ को? मेरी ओपिनियन तो अभी भी यही है कि इंसान को जो इब्तिदाई तालीम है वो मादरी ज़बान में ही हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इब्तिदाई तालीम का जो बुनियादी रोल है वो ये है कि कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आपको अपनी मादरी ज़बान में जितने अच्छे से क्लियर होंगे किसी दूसरी ज़बान में नहीं होंगे, और वो कॉन्सेप्ट्स आपका फाउंडेशन है। एक ज़बान जब आपकी अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, तो उस बेसिस पर आप दीगर जितनी ज़बानें चाहें सीख सकते हैं। एक इंसान 20-25 ज़बानें सीख सकता है, लेकिन अगर उसके पास वो एक व्हीकल नहीं है, एक बुनियाद नहीं है, तो वो उस पर किसी और ज़बान को नहीं सीख सकता है, वो सिर्फ SMS लैंग्वेज सीख पाएगा। तो आज हाल यह है तलबा का कि वो उर्दू में उर्दू पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे मतलब मसाइल हैं वो इसी वजह से हैं कि वो अपनी उस एक मादरी ज़बान पर ध्यान नहीं देते हैं, या उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यकीनन ये एक चैलेंज था, लेकिन फ़ायदा हुआ उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने का कि जो बुनियादी तसव्वुरात थे, कॉन्सेप्ट थे, तो वो क्लियर रहे। इंग्लिश के लिए मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, और मेरा अपना जो मेथड रहा वो ये मुताले का ही कि ज़्यादा से ज़्यादा मुताला किया जाए। जिन किताबों को पहले उर्दू ज़बान में पढ़ा जा चुका है उनके ट्रांसलेशंस पढ़ लिए जाएं, कुछ आसानी होगी, वोकैबुलरी डेवलप की जाए, जैसा कि ब्रदर शाहजाब ने कहा। तो ये सब चैलेंजेस अगर आप 5-6 महीने की मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छी खासी स्टैंडिंग पैदा कर लेंगे उस लैंग्वेज में। फिर जितना ज़्यादा मुताला करते रहेंगे आपकी वो लैंग्वेज मतलब डेवलप होती चली जाएगी। जी, तो कुछ आपका अगर ज़ाती इसमें तजुर्बा रहा हो, वो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से वो चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की। देखिए, पहले मसला मैंने काफ़ी फील किया इस बात को कि जैसे एक इंसान क्लास में है तो क्लास में परफॉर्मेंस कर रहा है, टीचर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहा है, तो ये सब काम उर्दू ज़बान में हो रहा है। जब एकदम माहौल चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, स्कूल सारी चीज़ें, तो कई बार ऐसे होता है कि सवाल पूछा जा रहा है इंग्लिश में, सवाल समझ में आ रहा है और जवाब भी आ रहा है, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं आप। तो लेकिन ये इस चीज़ को जब आप चैलेंज के तौर पर लेंगे तो फिर आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे अपनी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने शुरू किए, वोकैबुलरी लिखकर याद करना और फिर उसको यूज़ करना शुरू किया। स्पीकिंग पर शुरू में ज़्यादा ध्यान मैंने इसलिए नहीं दिया कि लैंग्वेज जब आपको आ जाएगी तो आप लामहला बोलेंगे, तो वो नेचुरली वो चीज़ आ गई। लेकिन साथ ही मैंने फोकस इस बात पर किया कि अच्छा लिटरेचर पढ़ा जाए, क्योंकि अच्छा लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं सिर्फ नॉवेल की नहीं बल्कि नॉन फिक्शन की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग फिक्शन रिकमेंड करते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन जहाँ अच्छी इंग्लिश लिखी हुई हो, अच्छी ज़बान लिखी हुई है, उसको जब आप मुताला करते हैं, उसमें से वर्ड्स निकालते हैं, उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अपने तौर पर, तो वो चीज़ें फिर आपके जहन में आने लगती हैं। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसको खामखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, लेकिन इसी सिंपल प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो 6 महीने 1 साल में आप एक और लैंग्वेज अपनी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास
अपनी मादरी ज़बान की बुनियाद पुख्ता है तो। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इस पे खासतौर से यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, मेरे ख्याल है उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में जो है फातिमा सैयद हैं और KEM में जो है इस वक्त आप MBBS की तालीम हासिल कर रही हैं। उसामा भाई ने जो है आपका ऑल इंडिया रैंक बताया और इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स में आपने एक्सेल किया। थोड़ा सा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताइए, किस तरीके से आपने अपने आप को एक्सेल करने के लिए जो है पुश किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। माय मम्मा इज अ गायनेक एंड माय डैडी इज एन ऑर्थो। तो ये करियर पाथ तो डिसाइडेड था मेरा कि मेडिकल लाइन में तो जाना है, बिकॉज बचपन से मैंने देखा है एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। आई हैव सीन देम सेव अ पर्सन's लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ। या सो लाइक आई सेड, माय करियर पाथ वाज डिसाइडेड। नाउ मेडिकल लाइन तो यू हैव टू क्लियर नीड फॉर दैट। तो पहली चीज है कोचिंग। कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कैसे पढ़ना है, यू नीड समबडी टू गाइड। तो एनरोल इन कोचिंग फॉर 2 रीजंस। गाइडेंस तो मिल रहा है, साथ में टेस्ट मिल रहे हैं। टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, इफ यू जस्ट कीप रीडिंग यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। You need to practice MCQs, you need to give tests. So for that, you have to enroll in coaching. So I enrolled in Akash, here, Kalyan branch. तो जैसे उन्होंने गाइड किया मुझे, जैसे ब्रांच वालों ने मुझे गाइड किया, जैसे टीचर्स ने बताया, I used to follow that. If you are enrolling in, मतलब कोचिंग में तुम ले रहे हो तो you have to follow what they tell you. हम अपनी मर्जी से डिसाइड करने बैठेंगे, then फिर गलतियां करते रहेंगे and we will just keep repeating. If you are paying for that, if you have decided कि ये करना है, so if the people are guiding you, you have to listen to them, you have to follow that. और उससे difference होगा। जो भी challenges आते थे, I used to talk to my mentors, I used to talk to my teachers, and they used to advise me, and I used to follow it. तो इसी से फिर जी जज़ाकल्लाह। और ये भी बड़ी खुशी की बात है, वैसे तो काजिम भाई बता रहे थे, तालिबात जो है, जो लड़कियां जो है, ख़ास तौर से हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हैं कि एक ट्रेंड रहा है कि तालीमी मैदान में आगे आगे रहती हैं, लेकिन इतने बड़े इदारे में जो है दाखिला हासिल करना और इतने अहम एग्ज़ाम में जो है अच्छा रैंक लाना और फिर उसके बाद में जो है कामयाबी की मज़ीद सीढ़ियाँ तय करना, तो मेरे ख्याल से अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक और जो है तालिबा हमारे पैनल में मौजूद है, सानिया, और मेरा ख्याल है कि आपकी जर्नी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद जो है एक ऐसी फील्ड में जिसमें अक्सर हमारे यहाँ पर लड़कियां तो खैर से और भी कम, लेकिन लड़के भी स्पोर्ट्स का रुख नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें आपके पेरेंट्स का जो है एक बड़ा रोल रहा है। अगर आप कुछ सानिया की जर्नी के ताल्लुक से हमें बता सके और उसमें ख़ास तौर से आप लोगों ने किस तरीके से उसको इनकरेज किया, अपने पैशन को, अपने शौक को परस्यू करने, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ पर मदद मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सानिया की मम्मी एंड आई एम प्राउड टू बी हर मदर। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है एज अ मदर। सानिया by birth she is a Down syndromic child and being a girl it was a very difficult कि इसका क्या करेंगे, कैसे होगा, but Allah has shown us very good path and He has helped us in every aspect. So it was very difficult. स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ से दूर जाना, कोचिंग नहीं अवेलेबल थी हमारे लिए। डॉक्टर ने वाटर थेरेपी कहा था, तो कोचिंग इन कल्याण इट वाज नॉट अवेलेबल एंड दैट टू फॉर अ स्पेशल चाइल्ड। नॉर्मल बच्चों के लिए तो कोचेस मिल जाते हैं, वी डिडंट फाइंड अ कोचेस। देन फाइनली वी गॉट वन इन डोंबिवली एंड देन वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, वी डिड दैट एंड देन शी पार्टिसिपेटेड इन मेनी कॉम्पिटिशंस। उसके बाद तो she won many medals and her great achievement is that she is doing sea swimming. She has swam आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, जब खड़े रहते तो गंदा काला पानी दिखता है। Swam 2 kilometers and there she got bronze medal. And Chivla Beach, Malvan,
There also she got silver medal in sea swimming. And next we are planning for international levels. एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी कि स्पेशल बच्चे हर कम्युनिटी में होते हैं, हर कम्युनिटी में स्पेशल बच्चे होते हैं, बट उन स्पेशल बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होता है. और हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका स्पेशल बच्चा है तो आप उसको घर में छुपा कर दबा कर मत रखिए. लेट इट कम आउट, लेट इट कम आउट. वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करेगा. अब ये सारे एकेडमिक्स में, आई नो माई डॉटर विल नॉट डू एनीथिंग इन एकेडमिक, बट दिस इज ऑल्सो अ फील्ड इन विच शी कैन डू इट वेरी वेल. एंड इंशाल्लाह इंटरनेशनली शी विल डू समथिंग. That's it. Thank you. जज़ाकल्लाह. हमारे साथ में जो है हमारे कल्याण के ही दो साथी मौजूद हैं और दोनों का ताल्लुक जो है मैनेजमेंट की फील्ड से रहा है, बट दोनों ने ये कहना चाहिए कि अलग अलग पाथ चुना. अक़दस भाई जो है, अक़दस भाई ने एंटरप्रेन्योरशिप का अपने लिए चूज़ किया, जबकि रिजवी भाई जो है, रिजवान भाई इस वक्त जो है एक्सेंचर कंसल्टेंसी में काम करते हैं और दोनों ही हमारे लिए जो है बहुत ही कीमती अफराद है. मैं चाहता हूं कि दोनों जो है अपने ताल्लुक से, अपनी लाइफ जर्नी के ताल्लुक से कुछ बताएं, किस तरीके से जो है उन्होंने ये सफ़र तय किया. अस्सलाम वालेकुम. ऑडिबल? थोड़ा सा लाउड. अगर मैं एकदम शुरुआत से जाऊं तो आई गो राइट एट अ टाइम. व्हेन आई वाज बॉर्न, मेरी पैदाइश बॉम्बे में हुई थी और उस वक्त मेरे मामा एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते थे. तो तभी मेरी माँ ने डिसाइड कर लिया कि ये एल्फिंस्टन कॉलेज जाएगा. उस वक्त उन्होंने डिसीजन कर दिया था कि एल्फिंस्टन में जाएगा. एल्फिंस्टन में तो गया, अल्हम्दुलिल्लाह यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से भी मैंने मास्टर्स किया है. तो ये रहा मेरा स्टार्ट, मतलब एकदम ब्रीफ में स्टार्ट टू एंड. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है. सब टॉपर्स है यहाँ पे, मैं कभी टॉप नहीं किया. इनफैक्ट मैं फेल हुआ था. मैंने 12th साइंस लिया था और 12th साइंस में फेल हुआ था. सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ. 10th स्टैंडर्ड में 58% रहे हैं मेरे. ग्रेजुएशन बीकॉम करने के टाइम पे एक साल ब्रेक लिया, सोचा कि अच्छे परसेंटेज आएंगे, फिर भी 50 के आसपास रहा है मेरा परसेंटेज. बट मैनेजमेंट में मैंने एक्सेल किया और वो क्रेडिट जाता है कलीम खान सर को. उन्होंने मुझे अच्छी तरह से मोल्ड किया. और मैनेजमेंट करने के बाद में मेरी जॉब एक मैगजीन, आर्ट रिलेटेड मैगजीन में से स्टार्ट हुई. और जब मैं वहाँ पे जब जॉब करता था तो ये ज़रूरी था कि अगर मैं आर्ट से हूँ तो कुछ आर्ट रिलेटेड नॉलेज बैकग्राउंड होना चाहिए. तो मैंने एक आर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स भी किया जो वर्ल्ड के टॉप आर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से किया है. सदबीज जो ऑक्शन हाउस है उनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आर्ट मैनेजमेंट किया. और आर्ट मैनेजमेंट करने के बाद में जब मैं इंडिया आया वापस तो फ्रीलांस कंसल्टिंग स्टार्ट किया. बहरहाल जब मैंने MBA कर रहा था तो मुझे उसी वक्त चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में जाना था, जो कि मेरे पेरेंट्स ने देखा है कि वो क्या हार्डशिप से गए इस बिज़नेस में, तो वो इंटेंशनली नहीं चाहते थे कि मैं ये बिज़नेस में आऊँ. बहरहाल वो एक थोड़ा सा बैक स्टेप लेना पड़ा उस डिसीजन के लिए. बट वो हमेशा से मुझे कुछ करना था. जब मैं ये जॉब करता था आर्ट मैनेजमेंट, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब थी, मेरे को बहुत अच्छा पैकेज था पेमेंट का. और इस जॉब ने मुझे किंग्स चार्ल्स से लेके तो टाटा के रतन टाटा से लेके तो डॉक्टर आनंद महिंद्रा, सज्जन जिंदल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हर किसी से पर्सनल इंटरेक्शन रहा है. मैं उनके साथ में बैठा हूँ, उनसे डिस्कशन किया हूँ, कई टाइम पे लंच डिनर भी साथ में हुए. फिर भी वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था कि जब ये कंपनियां इतना पैकेज देके इनका काम करवा रहे, हम क्यों नहीं अपना करें.
तो फिर से एक बार एक डिस्कशन हुआ फैमिली के अंदर, मम्मी डैडी को कन्विंस करना पड़ा कि नहीं मुझे ये भी करना है। तो फिर स्टार्ट किया मैंने 2016 में बफलो चीज कंपनी स्टार्ट किया है। यकीन मानिए मुझे प्रोडक्ट सेट करने के लिए 1.5 साल लगा। 1.5 साल के बाद मेरा पहला सेल हुआ। इट टुक अ व्हाइल फॉर मी। तो यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। अगर कुछ भी हासिल, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड से हो, आपको हार नहीं माननी है। कोविड ने जस्ट ऐसा लग रहा था कि प्री कोविड पीरियड जब मार्च आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा, कि अभी हाँ चलो लॉसेस कवर हो गए, अभी इसे कुछ कमाना होगा। बट वो कोविड ने मुझे बैक टू स्क्वायर वन डाला। काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे फैमिली का, उसमें वो फॉर्चुनेट हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोविड के 1.5 साल के बाद आई हैव क्रॉस ब्रेक इवन पीरियड ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। जज़ाकल्लाह अब्दुस भाई। रिजवान भाई, थोड़ा सा अगर आप अपने ताल्लुक से बता सके, और IIM बेंगलोर से जो है आपने MBA किया है, समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन जस्ट ड्रीम ऑफ, तो किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया और किस तरीके से फिर उसकी तैयारी की, कुछ उसके ताल्लुक से बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने मौका दिया यहाँ पे आके रूबरू होने का। और जब इतने आउटस्टैंडिंग पैनल में आप बैठते हैं तो आखिर जाने का ये नुकसान होता है, जब आपको आखिर में बाइक मिलता है कि कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बचती नहीं है बताने के लिए। लेकिन तो बहुत ही सिंपल स्टार्ट रही। मैं यहीं लूट्स हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। जो 3 इडियट्स में अगर फिल्म देखी होगी, उसमें बहुत बहुत इंस्पायरिंग फिल्म रही है। उसमें एक कैरेक्टर रहता है सुहास, तो उसने पहले इंजीनियरिंग करी, फिर MBA करा और फिर बैंक में नौकरी कर ली। तो वो कहते हैं कि फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों करी। तो वो मेरी स्टोरी रही है। लूट से शुरुआत हुई। पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल रैंकर था मैं फाइनल तक। तो जैसा कि मलिक सर ने बताया कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको साइंस में जाना है। और साइंस में भी 2 ही ऑप्शन होते हैं, ये भी उस टाइम पे यही चलता था कि, और मुझे मेडिसिन नहीं करनी थी। तो ऐसे करके ऑड मैन आउट में एक ऑप्शन बचा कि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे। और हमारा सर्कल जो था उस टाइम का, जो वो भी काफ़ी मुतासिर करता है आपको, वो सर्कल भी सारा इंजीनियरिंग, और उस टाइम पे IIT का बड़ा क्रेज़ था। तो हम भी लग गए IIT की प्रिपरेशन में। IIT का एग्ज़ाम दिया, रैंक आया। रैंक के बेसिस पे मुझे NIT नागपुर, जो कि अगर आप रैंक वाइज देखेंगे इंडिया में कहीं 11th रैंक आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे B.Tech में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। तो वो एक लाइफ चेंजिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप जाते हैं, क्योंकि आप अचानक से एक माहौल से निकले हैं कल्याण थाने, और आपको एक ऐसी जगह पे डाल दिया गया है जहाँ पे सारे टॉपर्स हैं। एक अलग एनवायरनमेंट है, एक अलग दुनिया है, आप वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन वही है कि हायर एजुकेशन में भी ऐसा ही है कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं डेवलप हो पाती। तो हम भी वहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा भेड़ चाल हर जगह है। तो इंजीनियरिंग के बाद हमने जॉब ली। मैं रिलायंस में काम कर रहा था एज ए मैनेजर इन द वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। उसके कई रीजंस थे। थोड़ा प्रोफाइल जॉब का था, कॉम्पनसेशन, ये सब चीज़ें। और जब आप स्विच करते हैं इंजीनियरिंग से, तो आपके पास फिर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कहाँ स्विच करेंगे। कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस है, तो उसमें अगेन आपका जो सर्कल होता है वो काफ़ी मुतासिर करता है आपको। बहुत लोग उस समय MBA कर रहे थे। MBA में इंडिया में ऐसा होता है, आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जैसे हर एंट्रेंस मेडिसिन में नीट होता है, IIT में IIT JEE होता है, उसमें CAT नाम का कॉमन एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। तो मैंने पहली दफ़ा एग्जाम दिया तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM इंदौर, जो कि एक MBA कॉलेज है इंदौर में। तो IIMs जो होते हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आप समझ लीजिए कि भारत सरकार ने कुछ एलिट कॉलेजेस बनाए हैं। जैसे उसमें कुछ IIT हैं जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ एम्स हैं जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, और IIMs जो हैं वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इंदौर में होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आया कि शायद इससे बेहतर किया जा सकता है, एक और अटेम्प्ट दे के देखते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो मैंने फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा दिया, तो फिर मेरा ऑलमोस्ट सारे IIMs में मेरा सिलेक्शन हो गया। इंडिया में जो रैंकिंग निकलती है फाइनेंशियल टाइम्स की, उस हिसाब से जो नंबर 1 कॉलेज है बैंगलोर, वहाँ पे भी एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर वहाँ पे एडमिशन लिया, MBA कंप्लीट किया। कंसल्टिंग एक एरिया होता है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जिसमें लोग
प्रेफर करते हैं जॉब करना, एक श्रेणी, एक वो कैटेगरी है जॉब्स की। तो फिलहाल मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट ये स्टोरी। जी जी, जज़ाकल्लाह। और जैसा कि आपने इन तमाम हमारे जो है मेहमानान को सुना और एक अंदाज़ा आपको हुआ होगा कि नन ऑफ देम वांटेड टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। मतलब आप इन तमाम लोगों की कोशिश यही थी कि जो बेहतरीन अपनी फील्ड में बेहतरीन जो इदारा है मैं वहाँ तालीम हासिल करूँ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIM बेंगलोर हो, चाहे KM कॉलेज हो। इन तमाम इदारों में आपने तालीम हासिल की। तो मैं और ख़ास तौर से एक ऐसे ये कहना चाहिए कि माहौल से और एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ है जहाँ पर अवेयरनेस की भी कमी है। मेरा ख्याल है कि अक्सर जो नौजवान है इस वक्त या तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड जनरेशन लर्नर होंगे। तो ऐसे में किस तरीके से अपने आप को जो है एक बड़े इदारे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना, किस तरीके से उसका ख्वाब देखना और फिर उसको हासिल करने की कोशिश करना, ये तमाम चीज़ जो है हम आप तमाम लोगों से सीख सकते हैं। शादाब भाई, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं और ये कहना चाहिए कि कल्याण, ये कहना चाहिए कि बहुत छोटा नहीं तो भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, अब तो ये कहना चाहिए कि बड़ा होते जा रहा है। लेकिन खास तौर से कल्याण की जो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको हम ओल्ड सिटी कहते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी जो है वैसा एक्सपोजर मौजूद नहीं है, खास तौर से आला तालीम में एक्सेल करने को लेकर। तो इसमें आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का क्या रोल है कि किस तरीके से जो है अपने आप को वो एक्सपोजर दें जिसके जरिए से वो जो है बेहतर से बेहतर आला तालीम हासिल कर सकें? इसमें पेरेंट्स का रोल बेसिकली ये होता है कि हमारे कम्युनिटी में मेनली गाइडेंस की कमी होती है बच्चों को। जब भी वो 10th क्लास पास होता है या 12th के बाद भी वो समझ नहीं पाते कि उनको करना क्या होता है। और क्या होता है कि नॉर्मली हमारी कम्युनिटी में लोग खर्चा इसी एरिया में करने से बचते हैं। वो हर जगह खर्चा कर देंगे, मोबाइल पे कर देंगे, लेकिन एक करियर काउंसलिंग के लिए वो कभी खर्चा नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी समझना चाहिए कि जब भी उनका बच्चा 10th क्लास में है, एक बार उससे पूछें कि वो किस एरिया में जाना चाहता है। क्योंकि कई बार, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स बनिए और मारवाड़ी लोग थे, तो ऑब्वियसली गाइडेंस मिल जाता है कि ये सभी लोग, आपका सर्किल कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको समझ आता है कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं और हम किस एरिया तक एक्सेल कर सकते हैं। तो मेरा ज़्यादातर सर्किल के लोग कॉमर्स लेके CA बनना चाहते थे। एक आइडिया मिल जाता है कि CA बनने के बाद यही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। बहुत से लोग ऐसे थे जो IIT या NIT की तैयारी कर रहे थे। एक आइडिया मिल जाता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एक एरिया ये है कि आप अपने जो सर्किल है स्टूडेंट्स का, उनसे आप रूबरू हो सकते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि आप किस एरिया में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा, पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे की करियर काउंसलिंग के ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। एक अच्छे काउंसलर के पास जाके उसके डिस्कस करें कि क्या क्या ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। तीसरा, कभी भी ऐसे कोर्सेज को प्रेफर नहीं करना चाहिए जो किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है, बेसिकली ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे रहते हैं। 25, 26, 27 की एज, 30 तक की एज तक वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगे रहते हैं। होता क्या है गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉब्लम की जो जॉब्स होती हैं, जो वैकेंसीज आती है, वो गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करती है। कई बार इलेक्शन की वजह से डिफर हो जाती है। तो एक जो एज होती है पढ़ाई करने की, जो एक एज होती है करियर बनाने की, पूरी चली जाती है। तो ऐसे कोर्सेज को चूज करने पे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे आपको खुद को एक काबिल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं CA करिकुलम में ऐसा है कि जब आप CA इंटर के एग्जाम को क्लियर कर देते हैं तो 3 साल का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड काम दिया जाता है, कंपनीज की किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या फाइलिंग्स होती है वो सिखाया जाता है। GST भी आया है जैसे मार्केट में, तो GST से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस है, किस तरह से पे करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से पूरे बिजनेस को हैंडल करते हैं, वो सारे काम हमें CA इंटर जब इंटर्नशिप में पूरा काम सिखा दिया जाता है 3 साल के अंदर। अब हमारे अंदर इतनी काबिलियत हो गई है कि हम अगर CA फाइनल पास भी नहीं हुए तो भी हम मार्केट में रहकर आराम से 30 से 40 हज़ार रुपए पर मंथ कमा सकते हैं इजीली। आप किसी CA फर्म से जुड़ सकते हैं, आप किसी बिजनेस में नौकरी कर सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत दे दी जाती है इंटर्नशिप के दौरान। तो इस तरह से पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे की खुद की स्किल से डेवलप हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जस्ट एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स की वैकेंसीज होती है, कई बार जैसे
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरह में क्या होता है कि जॉब्स आती है 2 या 3 साल बाद, एक वैकेंसीज होती हैं, लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल 1000 कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आई है, उसके लिए अगर आप देखोगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, इवन यूपी बिहार में, तो एमबीए वाले लोग भी इवन चपरासी काम के लिए तैयार हो जाते हैं। 1000 वैकेंसीज के लिए 10 से 20 लाख लोग आराम से हर एक गवर्नमेंट जॉब में कैंडिडेट्स होते हैं। तो 1000 लोग तो सेटल हो गए, बाकी जो बचे 9,90,000 99,000 लोग, उनका क्या होगा? तो वो लोग क्या करते हैं, बस तैयारी में लगे रहते हैं और आगे ऐसे कई टाइम तक तैयारी करने के बाद, एग्जाम देने के बाद जिनका हो गया वो सेटल हो गए, बाकी लोग बचे वो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। तो बेसिकली काम क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दें, ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको हुनर दिया जाता है, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप की जाती है, आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है काम का, ताकि आप अपने बल पे, खुद के दम पे ही आप पैसा कमा सकते हैं, खुद के अर्न पे आप कुछ फर्म भी खोल सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं। सही जी, मेरे ख्याल से 2 बहुत अहम चीज़ें शादाब भाई ने बताए। मतलब एक रुझान शायद हमारे यहाँ पर उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ में खासतौर से ट्रैवल करने का जब मौका मिला तो वहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिली थी कि गवर्नमेंट सर्विस को लेकर, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बट ये कि उसको लेकर एक ऑब्सेशन की हद तक के जो है स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब नाकामी होती है तो फिर एक अफसोस भी होता है। तो एक अहम पैगाम पेरेंट्स के लिए वो ये कि स्टूडेंट्स के अपने जो बच्चे हैं उनके करियर के सिलसिले में संजीदगी के साथ में उनकी करियर काउंसलिंग वगैरह करना और जिस फील्ड में दिलचस्पी है उसमें आगे उनको जाने के लिए कोशिश करना, ये एक अहम चीज़। सानिया की वालिदा यहाँ पर मौजूद है, हम आपसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि ख़ास तौर से बच्चों की जो दिलचस्पी होती है, जो उनका शौक़ होता है, कभी कभी वो अनकन्वेंशनल भी होता है, जैसे कि खुद सानिया जो है वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखती है, तो ऐसे में ख़ास तौर से हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं कि पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती है पेरेंट्स को? जैसे कि हमने यहाँ पर देखे कि सभी एजुकेटेड है, बट जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, दिस एस्पायर सेंटर एजुकेशनल सोसाइटी है, दिस इज मोस्टली अभी जब जितना भी मैंने सुनी हूँ रिगार्डिंग एजुकेशन, बट जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं हमें उनको भी सपोर्ट करना है। आई नो माई डॉटर, शी इज़ नॉट गुड इन एकेडमिक्स, वो एजुकेशन पूरा करेगी नहीं करेगी आई डोंट नो, बट हमें हमारे बच्चों के अंदर का, जैसे सर ने कहा था कि काउंसलिंग सेशन करना चाहिए, क्या टैलेंट है बच्चे में आप उसको उभारो तो हमारी सोसाइटी ऊपर जा सकती है। जैसे सानिया में स्विमिंग का है तो हम उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हम 10 दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। वी विल टेक हर टू इंटरनेशनल लेवल, वी विल टेक टू सम डिफरेंट लेवल, ऐसा। तो सिर्फ हमारी सोच को बदलनी है। स्विमिंग फॉर गर्ल हमारी सोसाइटी में अभी भी थोड़ा सा एक ये फैक्टर है, बट फॉर सानिया हमने वो एंगल से सोचा ही नहीं है। स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स। तो सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे में जो भी एकेडमिक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे पढ़ाई में नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई बड़ी पोस्ट पे रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो जो बच्चे की काबिलियत है वो आप उसको ढूंढिए और उसी में आगे कीजिए। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। यासिर भाई, आपने जो है अपने लिए ह्यूमैनिटीज़ का, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का इंतखाब किया है, जो वैसे तो कोई अनयूजुअल फील्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ख़ासतौर से हम जिस सोशो रिलीजियस मिलियू में रहते हैं और यहाँ पर जो बच्चे के अच्छे मार्क्स आए उसने साइंस लेना है, जिसके कम अच्छे आए हैं उसने कॉमर्स लेना है, और जिससे सबसे कम अच्छा है, या फिर अगर आप लड़की हैं तो आपने ह्यूमैनिटीज़ लेना है। लेकिन आपने एक्सेल करने के बावजूद जो है ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ किया? और दूसरा सवाल मेरा उससे जुड़ा ये है कि क्या वाकई ह्यूमैनिटीज़ में करियर बनाया जा सकता है? अब पीछे मुड़ के देखें तो चीज़ें बड़ी मज़ेदार नज़र आती हैं, लेकिन ये था बड़ा चैलेंजिंग। जैसा कि बिल्कुल दुखती रग पर हमारे तालीमी निज़ाम के हाथ रख दिया काजिम भाई ने, ये कह के कि अगर आप ज़हीन है तो साइंस लेंगे, एवरेज है तो कॉमर्स, और किसी लायक नहीं है तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में लेंगे। और यही चीज़ बिल्कुल इंटरनलाइज थी। तो और मुझे मतलब नंबरात अच्छे आते थे साइंस और मैथमेटिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें आगे जाने का मन है। जो सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग थे वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता था कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं।
तो ऐसे में जो बात की जा रही है गाइडेंस की और इज्तिमाइयत की, वो बहुत अहम है। मतलब मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि फैमिली सपोर्ट के साथ साथ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रहा। तो उनकी तरफ से एक टैलेंट प्रमोशन स्कीम थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये गलतफहमी है कि अच्छे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि दिल्ली में उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की निशानदेही की और बताया कि यहाँ पर जो कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का और इस तरह के सब्जेक्ट्स का जो आपको पसंद है वो 90%, 95 मतलब इस तरह की चीज़ है। तो ये कि वो स्टिग्मा उसके साथ अटैच नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जब ये मुझे मिली तो मैंने मतलब दोनों हाथों से इसको ग्रैब किया और बात मुझे समझ में आ रही थी और फैमिली का सपोर्ट भी था, लेकिन बहुत से मतलब आसपास के जो लोग हैं बहुत से मसाइल थे। तो अब कह रहा हूँ कि वो चीज़ें मज़ेदार लगती हैं लेकिन बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। मिसाल के तौर पे लोग पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, और जब मैं बताता था 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़, तो लोग थोड़ा सा अलग होकर वालिद साहब से ताज़ियत के मोड में पूछते थे कि भाई ये लड़का तो ठीक ठाक था, मतलब क्या हो गया अचानक, और इस तरह से एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, बीमार हो गया था, क्या हुआ मतलब। या किसी को इत्मीनान होता था पॉलिटिकल साइंस में साइंस का लफ्ज़ सुन के कि शायद कोई ना कोई साइंस ही है, ये नेचुरल साइंस से ही कोई ताल्लुक़ है। लेकिन ये कि ये चीज़ें धीरे धीरे जब हम बेदार होते हैं और समाज में दीगर अल्टरनेटिव्स आते हैं तो लोग सेफ साइड से हट के तजुर्बे की तरफ भी ध्यान देते हैं और जानते हैं चीज़ों को। तो उस अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है कि वालिदैन सिर्फ मतलब अपने तजुर्बात की रोशनी में या अपनी ख्वाहिशात को इम्प्लीमेंट करने के बजाय तलबा की दिलचस्पी का ख्याल रखें और इज्तिमाइयत और गाइडेंस पर भी फोकस करें। जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की वो जो TPS टैलेंट प्रमोशन स्कीम थी उसने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। वरना ये कि जो वही घिसा पिटा रास्ता है जो अपने आप में बुरा नहीं है, वो इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि लोग समझते हैं कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसी को इख्तियार करना पड़ता। तो इस तरह के ऑप्शन सबके सामने, हमारे हर तालिब इल्म के सामने होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है और एज अ कम्युनिटी इस बात को हमें इंश्योर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक अहम चीज़ जिसकी जानिब काजिम भाई ने निशानदेही की कि जाहिर सी बात है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं आप तो यू डू गुड बाय योरसेल्फ, बट अगर ख़ास तौर से ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसी फील्ड है जिसमें जाकर जो है आप कहीं ना कहीं एक सोशल लेवल पर जो है ख़ास तौर से आइडिया लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ों पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें कि सोशली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एज ए करियर कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, आइडियाज़ की सतह की जो बात है तो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ की मतलब इम्पॉर्टेंस बिल्कुल हमारे सामने है कि आइडियाज़ की सतह पर जो कंट्रीब्यूशन है, कॉन्सेप्ट्स जहाँ से बदलते हैं, तालीमी निज़ाम में जो इंटरवेंशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, तो सब कुछ मतलब वो थ्योरीज़ के लेवल का काम, दिमाग साजी का काम, आइडियाज़ के बनने का काम वहाँ पर होता है। तो यानी हिस्ट्री पढ़ाने का ओरिएंटेशन क्या रहेगा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो पूरा तालीमी निज़ाम है बड़ी ट्रेजेडी है। मैं सोशल साइंस एक ट्रेजेडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री पहले जैसे कॉलोनियल ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में पढ़ाई जाने लगी तो कहा गया कि एक हिंदू पीरियड था जो कि अच्छा पीरियड था लेकिन उसको दोहराया नहीं जा सकता। फिर एक मुस्लिम पीरियड था जो कि एक्सप्लॉयटेशन का पीरियड था। अब जो है वो ब्रिटिश पीरियड है और ये बहुत अच्छा पीरियड है और मॉडर्न पीरियड है और ऐसा वैसा। तो ये जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश अपने आप में ये इलॉजिकल तकसीम है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन होता या और किसी तरह से होता, लेकिन उन्होंने ये तकसीम कर दी ताकि दुश्मनी परवान चढ़े और कॉलोनिज्म को एक सपोर्ट हासिल हो। हम भी इसी तकसीम के एक तरह से इस पर कनात की, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न करके। तो ये आइडिया बना दिया गया। अब उसका नतीजा हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम मतलब फसादात और सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुआ? वो यहाँ से शुरू हुआ कि कॉलोनियल मास्टर्स ने सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर कनात नहीं की बल्कि हमारी तालीमी निज़ाम पर, हमारी हिस्ट्री पर, बच्चों की साइकोलॉजी पर अटैक किया। ये काम कहाँ से हुआ? ये काम सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के जरिए हुआ। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भी वहीं से मुमकिन है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है उस सेंस में। इसका इलाज उन्हीं लोगों के बस की बात है जो हिस्ट्री में जाएं और वहाँ पर ऐसी महारत पैदा करें कि वो हिस्ट्री की जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। यही काम हर सतह पे करना है, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हर सतह पे। जहाँ आप ओरिएंटेशन और आइडियाज़ की सतह पर बात करते हैं वहाँ आप बात दरअसल ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज की कर रहे होते हैं। इस अहमियत को हमें महसूस करने की और यहाँ पर अपने तलबा को, ज़हीन तलबा को भेजने की ज़रूरत है। जी, मेरे ख्याल से बहुत अहम चीज़ आपने रखी है। मैं बात कर रहा था टॉप इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करने की। यासिर भाई ने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया है। ह्यूमैनिटीज़ की जब बात होती है तो मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। रिजवान भाई, आपने भी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, IIM बेंगलोर से तालीम हासिल की है। हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स जो है परसेंटेज वाइज काफ़ी कम है, 3-4% है, और एलीट इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें तो
तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर गिने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेरे ख्याल एज अ मुस्लिम स्टूडेंट यू मस्ट बी फीलिंग अ बिट इंटिमिडेटेड बाय दीज इंस्टीट्यूट्स। तो आपने किस तरीके से जो है अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं मुझे यहीं पर तालीम हासिल करनी है? हालांकि आपका मेरे ख्याल से इससे पहले IIM इंदौर में एडमिशन हुआ था, लेकिन यू लेफ्ट इट फॉर IIM बेंगलोर। तो क्यों ये चीज अहम है, और ये कि हालात साजगार नहीं होने के बावजूद क्यों जो है हमारा वहां पर जाना इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर आप कुछ बात कर सकें। तो आपने आई थिंक 56% जो कहा है वो हायर एजुकेशन, लेकिन जिन कॉलेजेस से मैं पढ़ा हूँ जिनको कहते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एक कैटेगरी है जिसमें IIT, NIT, IIITs, IIMs और CFTIs गिने जाते हैं, जो इंडिया के प्रीमियम कॉलेजेस हैं। वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है मुस्लिम्स का वो 1.6% के आसपास है, लेस देन 2%। आप समझिए ना के बराबर। IIM बैंगलोर में मेरा 550 का बैच था, उसमें हम 4 मुस्लिम्स थे, 2 लड़कियां थी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन में। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है, मतलब हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा नहीं है। जैसे मैं पर्सनली बहुत सारे IIM ग्रेजुएट्स को शायद नहीं जानता जो कल्याण में थे। तो जब तक आप कोई चीज़ को देखेंगे नहीं तो अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आता कि हम भी कर सकते हैं। उस तरीके से आपका ये जो इनिशिएटिव है काफ़ी हेल्प करता है कि आपको दिखता है कि अरे ये तो यहीं का रहने वाला है, इसने कर लिया, शायद हम भी कर सकते हैं। आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको दिखता है कि सातों भाई IAS बन गए। उसका एक रीज़न होता है, वो देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ पॉसिबल है। हमारे लिए वो मुश्किल है क्योंकि हमने वो कभी वो लेयर वो ब्रीच नहीं करी हमने। तो वो एक प्रॉब्लम है। एक और चीज़, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए थे, मैं वो एड्रेस कर देना चाहता हूँ अबाउट इंजीनियरिंग वर्सेस जो हमने कहा कि कॉमर्स और आर्ट्स नहीं लिया था। तो इसका एक तारीखी पहलू है। जब आज़ाद हुआ था देश तो सोशलिस्ट कंट्री था, देश को बनाने की ज़रूरत थी, दे नीड मोर ऑफ इंजीनियर्स। तो वहाँ पे इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए वो प्रोफेशन फेमस हो गए। हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने वो सुन लिया। उन्होंने वो नहीं सुना कि 91 में देश जो है वो रिफॉर्म कर गया, अब सोशलिस्ट कंट्री नहीं रहा, अब प्राइवेट सेक्टर आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन जो है कम्युनिटी में नहीं दिखता है आज भी, इसीलिए वो एक बायस है। लोग चाहते हैं कि लोग इंजीनियर बने। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया था कि हाउ डू यू चूज योर करियर। तो मेरा ये तजुर्बा रहा है, जो कि मैंने खुद अमल नहीं किया लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयबिलिटी रादर देन एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा रखा। इसका मतलब क्या है, आप ये मत देखिए कि उस कोर्स में पढ़ाया क्या जा रहा है, जो हम भी देखते हैं, और ये गलती करी है मैंने भी, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए चूज की क्योंकि मैंने देखा इलेक्ट्रिकल में ये पढ़ाया जा रहा है। मैंने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रिकल के बाद मैं काम कहाँ करूँगा, मेरी किस तरीके की जॉब्स होंगी, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाएं तो एजुकेशन ओरिएंटेड ना जाएं, आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जाएंगे। इसके बाद काम कहाँ करने मिलेगा, किस किस्म की नौकरियाँ होंगी, किस किस्म की सैलरीज जो है वो ऑफर की जाएंगी आपको। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो मैं नहीं कर पाया, अगर मुझे पता होता तो। आपका सवाल ये था कि रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑनेस्टली बताऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई बायस नहीं है। एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि आप कौन हैं। ये सब चीज़ों को कोई एड्रेस नहीं करता है। एक बार आप उस तबके में जब पहुंच जाते हैं तो यू बिलोंग देयर एंड यू रूल एंड यू रेन। इस तरीके से वो सेटिंग है। बस वहाँ तक पहुँचना इसलिए कम है। मेरी ज़ाती राय ये है कि उसके लिए प्राथमिक जो एजुकेशन जो होती है, प्राइमरी एजुकेशन से आपको, अब जैसे IIM बैंगलोर का ये एलीट इंस्टीट्यूट्स में सेलेक्ट होना भी एक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपकी पूरी जिंदगी आपने बहुत अच्छे एकेडमिक परफॉर्मर रहे हैं तो आप पहुंच पाएंगे। मैं इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मेरे 10th में भी, आप समझ लीजिए, मार्क्स जो हैं 10th के, 12th के, आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स, द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू डू, द काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव, द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव बीन इन योर अंडरग्रेड, मेरा जो कॉलेज है, हर चीज़ कवर की जाती है। तो हमारी कम्युनिटी हर लेवल पे अंडर रिप्रेजेंटेड है। कॉलेजेस में भी कम है, तो इसीलिए ऊपर पहुंचते पहुंचते जब वो फनल लगाया जाता है तो छन्नी बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे अगर आप काम करेंगे, मैं रीजंस में वही बता रहा हूँ कि आप अगर क्योंकि हम लोग ऐसा है कि हम लोग जो आप देखेंगे जो 10th का लेवल है, 12th का लेवल है, ग्रेजुएशन का लेवल है, हम वहाँ पे भी काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए पहले वो लेवल आपको ब्रीच करना पड़ेगा। बहुत, जैसे मैं IIT में बहुत कम लोग जाते हैं। जब आप IIT में पहुँचेंगे तो आप वो प्रोफाइल रखेंगे जो आपको शायद IIM में सेलेक्ट करे। ये मैं कहना चाह रहा था। जी नहीं, सही है, बहुत अहम चीज़ है। फातिमा जो है यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। अगर
इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो मुस्लिम लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन ये कहना चाहिए कि और भी ज़्यादा कम है। तो मेरे ख्याल है आपके लिए फिर भी मेरे ख्याल से किसी न किसी दर्जे आसान रहा होगा। माफ़ करना, आसान बहुत गलत लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन आपके पेरेंट्स की वजह से जो है आपको ज़रूर मिला। लेकिन बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो ओरिएंटेशन तो बहुत दूर की बात, कहीं ना कहीं घर से उनको डिस्करेज किया जाता है। स्कूली तालीम तो फिर भी ठीक है, हायर एजुकेशन गनीमत है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल एक्सेलेंस और फिर अपने शहर को छोड़कर जाना, ये तमाम चीजें जो है और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स को और ऐसी बच्चियों को जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? See, when you have decided, you have to ask to get. अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगो। It is in your hands. तुम्हें कन्विंस करना है अपनी फैमिली को कि हमें सपोर्ट करो। Like for me, very true, it has been very easy. मतलब मेरे पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नथिंग, ऑलवेज एनकरेज मी टू स्टडी। बट I'll give you an example. Right now I'm studying in KEM, first year MBBS. तो मेरे साथ और 3 लड़कियां हैं मुस्लिम्स, and one of them she came all the way from मालेगांव। अब उसकी फैमिली में उसके बड़े भाई बहनों ने उतना कुछ अचीव नहीं किया जितना इसने किया है, एंड ऑनेस्टली her parents were also hesitating to educate her, but उसने अपने रिजल्ट से उसने प्रूव किया कि वो कर सकती है। Over the years, like 7th, 8th, 9th, 10th, तब जाके उसके पेरेंट्स का it changed their mindset, and then they decided कि हाँ इसको और पढ़ाना चाहिए। Then they enrolled her in coaching. शाहीन कॉलेज का नाम सुना होगा। They enrolled her in that coaching and here she is. तो मेरे लिए इजी रहा, बट ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं who convinced their families by their results, by their efforts. तो अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, especially to all the girls, you have to ask for help. You have to convince your parents, your family to support you. And there's a saying, if you educate a man, you educate a man. If you educate a woman, you educate a generation. ये जज़ाकल्लाह। आखिरी सवाल जो है अक़दस भाई से, एंटरप्रेन्योरशिप बज़वर्ड है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे होता है कम लोग जो है मालूमात रखते हैं। कल्याण में ख़ास तौर से जो है डेयरी बिजनेस है, दूध का कारोबार है, लोग जो है जनरेशन से इससे वाबस्ता है। ऐसे में जो है अपने आप को और ख़ास तौर से अपने घर वालों को कन्विंस करना कि मैं इसमें करना चाहता हूँ लेकिन कुछ मुख्तलिफ, वो चीज़ कैसे अचीव की जाए? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको आपकी माँ में एंटरप्रेन्योर नज़र आएगा। जैसे कि आई एम श्योर मिडिल क्लास फैमिली में सबके घर में एक बजटिंग होती है, और वो टास्क अपने नॉर्मली माँ को दिया जाता है कि ये पैसा है, इसमें आपको सारा काम करना है। और माँ चाहती कि हम बच्चों को वो बजट में से अच्छे कपड़े लाए, वो बजट में अच्छा खाना खिलाए, अच्छा एजुकेशन दे, और हमेशा वो बजट को शॉर्ट पड़ती है, जो मेरा मानना है। तो वहाँ से आप स्टार्ट करो एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस ये 2 अलग सेगमेंट है मेरे हिसाब से। बिजनेस ऐसा होता है कि बिजनेस एक सेट बिजनेस है, इसमें इतना इन्वेस्ट करो, इसमें इतना रिटर्न है, और आप पैसे जमा कर लो साइड में। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो जो बिजनेस चल रहा है उसको चैलेंज करो, कुछ नया सोचो, उसको कोई और तरीके से चलाने की कोशिश करो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। इजी नहीं है बट अचीवेबल है अगर आप सही तरीके से करो, सही गाइडेंस लो। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ क्योंकि मेरे को फैमिली से काफ़ी सपोर्ट रहा है फाइनेंशियली, तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ। इसीलिए मुझे कहीं पे फंड रेजिंग के लिए जाना नहीं पड़ा। अगर आज की तारीख में मैं कहीं फंड रेजिंग के लिए जाऊँ तो मुझे अच्छा खासा फंडिंग मिल भी जाए, बट वो कॉन्शियसली अवॉइड करना है क्योंकि वो फिर फ्रीडम चली जाती है। और अगर मुझे बस अगर वैल्यूएशन गेम करना है तो शायद वो फंडिंग राउंड से जाओ, जैसे शार्क टैंक में आज आप लोग देखते हो, तो अच्छा खासा वैल्यूएशन। ये बिजनेस मुझे सेट करना है
और इसका इंस्पिरेशन मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला है, क्योंकि मैंने देखा है उन्होंने कितने डिफिकल्टी से ये बिजनेस खड़ा किया है जो आज उस लेवल पे है। और अगर उसको हम लोग ने कुछ और तरीके से करने नहीं चाहा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। या तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन जाए या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जाए। तो मेरे लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जाना ज़्यादा इजी था। और जो फैमिली कॉन्शियसली मेरे को बिजनेस में इसलिए नहीं डालना चाहती थी क्योंकि वो जो हार्डशिप्स देखे हैं उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि वो मैं हार्डशिप्स देखे, क्योंकि मेरे पास अच्छी जॉब थी, एकदम लग्जरी सेगमेंट में मैं काम कर रहा था, मेरा काम बहुत कंफर्टेबल था, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि मुझे हमेशा से ये कुछ करना था बिजनेस रिलेटेड। और इसमें काफ़ी सारा स्कोप है। और बिजनेस ये जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो इट वाज नॉट इजी, क्योंकि मुझे अमूल और गोवर्धन को चैलेंज करके करना था। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने कुछ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए जो अमूल और गोवर्धन नहीं करते थे, एक नीश सेगमेंट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उसमें कामयाबी मिली। लेकिन काफ़ी टाइम लगा, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। और एक छोटा सा ब्रेक आपको मिल गया तो आपको सीधा लेवरेज कर लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे मकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया है कि मेरे प्लांट पे गोवर्धन के वाइस प्रेसिडेंट विजिट किए हैं और उनको मुझसे कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है वाइट लेबल में, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो अगेन मैं वो उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं फॉर्चुनेट रहा। ये फॉर्चुनेट में मेरे माँ बाप की दुआओं से रहा। सही वक्त पे सही लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने पुश किया, और जो कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है एक लग्जरी सेगमेंट में, तो वहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट मिले, कुछ रेफरेंसेस मिले, जिसने मुझे जो स्टेप्स जो लेना है डायरेक्टली जो मिडिल स्टेप्स अवॉइड करके मैं एक टॉप के स्टेप्स पे पहुंच जा सकता था। मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मुझे इंट्रोडक्शन मिलता था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो शायद अल्लाह ने इस तरीके से लिखा था, शायद मैं उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाता अगर मैं इनिशियली से स्टार्ट करता। तो हर वक्त हर चीज़ का एक वक्त लिखा मुकर्रर रहता है। तो मेरे ख्याल से शायद वो वक्त अभी अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया और आई एम वेरी कंफर्टेबल लेवल एट नाउ। मैंने स्टार्ट किया था 400 स्क्वायर फीट के एरिया में, फिर उसको मैंने 2000 स्क्वायर फीट में एक्सपांड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह साइड बाय साइड मैं एक एरिया डेवलप कर रहा हूँ जो 4500 स्क्वायर फीट का एरिया है। एंड जो एरिया अपने हिसाब से डेवलप कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल FSSAI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहा हूँ। चैलेंजेस है, कंसिस्टेंसी रहे, मेंटली स्ट्रांग रहे, आप लोगों से मशवरा करें, गाइडेंस ले, शर्माए नहीं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे शायद सुबह दूध नाके पे देखा होगा कि दूध की कैन उठा रहा है, दूध की पलट रहा है, और वही लोग शायद मुझे ताज में कहीं पे मीटिंग में भी मिले हैं। तो हम्बल रहे, स्टे टू द ग्राउंड और रियलिटीज भी जाने, एंड आई एम श्योर इट विल बी इजी फॉर यू। ये कली भी इस गुलिस्तान ख़ज़ा मंजर में थी, ये कली भी इस गुलिस्तान ख़ज़ा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। और इसी के साथ में जो है हमारा ये जो बहुत यकीन मानिए मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा था, मुझे बार बार कहा गया कि वक्त हो गया है, इसको ख़त्म कर दीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सेशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कल्याण शहर की मशहूर समाजी जानी मानी शख्सियत जनाब मोइन डॉन साहब हमारे तमाम मेहमानान को यहाँ पर एक छोटा सा जो है हमारी तरफ से टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पेश करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शादाब भाई आप हमारी तरफ से ये हासिल करें। अक़दस भाई रिजवान भाई, माफ़ करना रिजवान भाई, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि उन्हें भी यहाँ पर बुलाएं प्लीज़। आपके पेरेंट्स
जी रिजवान भाई के अगर वालिद साहब मौजूद है तो आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएं प्लीज़। जी अब माफ़ करना, शादाब भाई के भी पेरेंट्स हैं तो यहाँ पर आ जाएं प्लीज़। जी शादाब भाई के वालिद साहब। यासर भाई आपसे दरख्वास्त है कि ये कबूल करें। फातिमा से दरख्वास्त है कि आप ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कबूल करें। फातिमा के पेरेंट्स मौजूद हैं तो आपसे भी दरख्वास्त है कि यहाँ पर तशरीफ़ लें। फातिमा के वालिदैन से गुजारिश है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। फातिमा के वालिदैन। आखिर में जो है सानिया की वालिदा और वालिद साहब से भी गुजारिश है कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ।